आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों मुगल वर्सेस मराठास की। कौन ज्यादा ताकतवर था, इसमें आपको इतिहास तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ बहुत कुछ हम बताएंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, मुगल वर्सेस मराठास, हु इज मोर पावरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मराठा एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, आपको पता ही है। 17 18 सेंचुरी। पहले आप टाइमलाइन थोड़ा देखिए, मैं आपको टाइमलाइन बताना चाहता हूँ। भारत में सबसे बड़ा एम्पायर जो आया, जिससे भारत की शुरुआत हुई, वो था मौर्यन एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर अभी तक। फिर गुप्ता एम्पायर आया जो बहुत बड़ा। फिर उसके बाद साउथ में प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है, साउथ में छोटे छोटे एम्पायर्स थे, जैसे चोल, चेर, पांड्या, ये बहुत बड़े एम्पायर थे, इनको 1000 सालों तक कोई उखाड़ नहीं पाया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आती है। मेडाइवल हिस्ट्री हमारी शुरू होती है 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर 1290 स्लेव डायनेस्टी। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने एक्सपैंड किया, वो साउथ तक चला गया। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ने कंसोलिडेट किया स्लेव डायनेस्टी का, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपैंड कर दिया। तो 1320 तक खिलजियों का राज। फिर उसके बाद तुगलक्स, 1320 से लेकर 1413 तक ये तुगलक्स थे। अब तुगलक भी, फिरोज शाह तुगलक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसके बाद वीक सक्सेसर्स। याद रखिएगा कि जब भी भारत में, देखिए, वीक सक्सेसर्स, जहां पे सक्सेशन अच्छा नहीं होगा वहां दिक्कत होगी। पतन के दो बहुत बड़े कारण थे। एक तो वीक सक्सेसर्स, दूसरा बहुत बड़ा कारण था जमींदारी। मुगल्स की बात करें तो मनसबदारी, मतलब एक तरीके से जमीन दे दी जाती थी इन लोगों को। और बाद में ये जैसे जो बहुत, जैसे अब जैसे मुगलों के पतन का बहुत बड़ा कारण था जागीरदारी क्राइसिस। ये करते क्या थे, मनसबदारी क्राइसिस। मनसबदार क्या कर, मनसबदार एक रैंक होती थी, एक पोजीशन होती थी कि तुमको इतने जाट और तुमको इतने सवार दे दिए गए, तुमको इतना ट्रूप दे दिया गया, तो तुम जितना ज्यादा 5000 तक सवार दे दिए जाते थे। वो फर्स्ट क्लास मनसबदार, 3 मिनट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो बस एक रैंक थी। जितना ज्यादा जिसके पास ट्रूप होता था उतना बड़ा उसकी रैंक। तो अब बाद में क्या होता था कि भाई इनको सैलरी नहीं, इनको जमीनें दी जाती थी। अब यही क्या करते थे ये, जो जैसे कोई मिलिट्री ऑफिसर ने बहुत बढ़िया काम किया, उसको, जैसे अब बहुत सारे राजपूतों थे मुगल्स के समय, तो उनको बहुत बड़ी बड़ी जागीर दे दी, तो अब ये अपनी ही आर्मी यहां पे बना लेते थे, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन बना लेते थे। और बाद में जब युद्ध होता था तो किसी में कोऑर्डिनेशन ही नहीं, या कभी ये लोग आते ही नहीं थे मदद करने। तो ये दो बहुत बड़े कारण थे। उसके बाद फिर तुगलक्स के बाद सईद डायनेस्टी आई, एंड देन देयर वाज लोदीज। लोदीज वर द फर्स्ट अफगान्स। अफगान्स थे ये, और अफगानियों का प्रॉब्लम अभी भारत में बहुत देर तक चलेगी। फिर आता है हमारा मुगल एम्पायर 1526। बहलोल लोदी सबसे पहले आया लोदी में 1453 से लेकर 1588 तक, अरे 1488 तक। फिर सिकंदर लोदी आया, और उसके बाद इब्राहिम लोदी आया। इब्राहिम लोदी जब 1517 में आया तो पागल था वो, यंग लड़का, 20-21 साल का, उसको ज्यादा कुछ मालूम है नहीं, और उसके रूल से सब परेशान, एक स्पॉइल्ड ब्रैट आप बोल सकते हो। इधर सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम क्या, अभी देखिए, इधर इब्राहिम लोदी को ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, इधर बाबर का उदय हो रहा है। 12 साल की उम्र में बाबर राजा बन गया, फरजाना, प्रिंस ऑफ फरजाना। एम्पायर सीरीज देखी कि नहीं, वैसे मैंने बहुत सारी लेक्चर्स भी ली हैं। अब बाबर इधर सेंट्रल एशिया में पावर स्ट्रगल बहुत ज्यादा, उज्बेक्स, आपके एक तो उज्बेक्स थे, फिर आपके ऑटोमन का उदय हो गया था, और उसके बाद ये सफाविद, ये तीनों आपस में बहुत परेशान करते थे। फिर ऊपर से छोटी मोटी ट्राइब्स। तो अकबर का तक कभी, मतलब अकबर कह रहा हूं, बाबर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाबर यहां पे एक्सपीरियंस ले रहा था, वो युद्ध में परिपक्व होता जा रहा था। अब उसके बाद जो दौलत खान था वो बाबर को इनवाइट किया उसने, तो बाबर आया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, जीत गया वो। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर भारत में रहा। अभी तक क्या होता था, इस्लामिक इन्वेजन, लोग वापस लौट जाते थे, लेकिन बाबर रुक गया। मंगोल्स था ना, मंगोल्स के डिसेंडेंट थे ये, तैमूर के डिसेंडेंट थे ये। तो बाबर जब यहां पे रुका तो बाबर ने बोला कि चलो ठीक है, अब हम भारत में ही अपना घर बनाएंगे, एक नया एम्पायर बनाएंगे, लेकिन अभी उसको बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। उसने 3 बैटल एक के बाद एक लड़ी। सबसे पहली बैटल बहुत ही बड़ी, बहुत ही महान बैटल, जिनको बैटल ऑफ, मतलब 100 बैटल का विजेता जिनको बोला जाता था, राणा सांगा के साथ बैटल ऑफ खानवा। उनको हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबर उनको भी हरा दिया। देन मेदिनी राय के साथ बैटल ऑफ चंदेरी। देन महमूद लोदी के साथ बैटल ऑफ घाघरा। महमूद लोदी अगेन, ये भी एक अफगान था, इब्राहिम लोदी का भाई, महमूद लोदी।
अफगान्स, देखिए मराठा और अफगान्स की कभी सॉरी मुगल्स और अफगान्स की कभी बनी नहीं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी हारा था बाबर से, और इब्राहिम लोदी था एक अफगान। तो अफगान हमेशा चाहते थे कि हमको एक मौका मिल जाए और ये मुगलों की ईंट से ईंट बजा दें। तो याद रखिएगा, जब भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह होगा तो अफगान हमेशा साथ देंगे। शेर शाह सूरी आया, वो अफगानी था, उसने 15 साल तक रूल किया। लेकिन उसके बाद आता है, देखिए बाबर 1520 में उसका देहांत हो गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं बड़ा ही जनरस था, बहुत ही सीधा इंसान था। उसको पता ही नहीं था, उसके भाइयों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट, कामरान, हिंदाल, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट। तो 10 साल के अंदर अंदर हुमायूं को भगा दिया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। 1540 आते थे, हुमायूं भागा, भारत छोड़ के भागा, और 15 साल तक भारत में सूरी एम्पायर रहा है, 1540 से लेकर 1545 तक, 1555 तक। तो अब जब हुमायूं को यह पता लगा, उसने सीखा अपनी गलतियों से, तो हुमायूं वापस आया। 1555 में हुमायूं वापस आया, लेकिन तब तक सूरी एम्पायर बहुत ताकतवर हो चुका था। हालांकि शेर शाह सूरी 1545 में मर गया था, गन पाउडर उसके मुंह पे फट गया था, कालिंजर फतेह करने गया था, गन पाउडर फट गया था, मर गया था वो। उसका बेटा जो था वो, और उसके बाद हेमू विक्रमादित्य, रियल पावर जो थी ना वो हेमू विक्रमादित्य के पास थी। 1555 की बात है ये। और हेमू विक्रमादित्य, उनके बचपन के बारे में हमको ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। ऐसा बोला जाता था कि पहले वो सॉल्ट, नमक बेचा करता था, फिर उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन में आया, तो उसके बाद उसको फिर मार्केट ऑफिसर बनाया, और उसके बाद धीमे 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 वो मिलिट्री जीतता गया। तो राजा हो गया किनारे, पूरी ताकत आ गई हेमू विक्रमादित्य के पास। अच्छा, अब मुगलों को बहुत अच्छा मौका मिल गया। इब्राहिम आदिल शाह गया, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य की आर्मी बहुत बड़ी थी। आप समझिए कि मुगल थर-थर कांप रहे थे। अब इधर 1555 में हुमायूं का भी देहांत हो गया, सीढ़ियों से गिर गया, वो लाइब्रेरी से उतर रहा था, नीचे सीढ़ियों से गिर गया। उसके बाद उसका बेटा अकबर, लेकिन वो 13 साल का था खाली। अकबर खाली उस समय 13 साल का था। एक्चुअली बैटल लड़ी थी बैरम खान, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, और अकबर ने हरा दिया यहाँ पे हेमू को। हेमू विक्रमादित्य जीत जाते, वो बदकिस्मत तीर आके लगा। आप समझिए कि बुरी हालत कर दी थी। मुगल्स हार गए थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। हेमू ने खत्म कर दिया था, निस्तना नाबूद कर दिया था। इतना डरते थे, हेमू का नाम सुनते ही मुगल्स ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड पे थर-थर कांपने लगते थे। इतना टेरर था हेमू का। और हेमू ने बोला कि हिंदवी स्वराज वापस आएगा, लेकिन वो बदकिस्मत तीर आके लगा और हेमू हाथी से गिर गया, खत्म। अब अकबर है, इतिहास का एक ऐसा राजा जो बहुत ही जनरस था। अकबर शुरुआत में बहुत कट्टर था, बहुत कट्टर। देखिए याद रखिए, मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं मराठा। अभी आप मुगलों के बारे में सुनिए यार, देखिए अभी दिया हुआ है कि नहीं, दिया तो होगा मेरे ख्याल में। या मेरे ख्याल में मराठा के ही बारे में बताया गया है। चलो ठीक है, पहले मैं मुगलों के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूं, ओके। तो अब यहां पे अकबर शुरुआत में बहुत कट्टर था। भारत के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक गुजरात और एक बंगाल। जिसने बंगाल और गुजरात पे कब्जा किया, बंगाल पे कब्जा करना हमेशा बहुत मुश्किल रहता था। मुगल्स भी कब्जा नहीं कर पाए, बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बंगाल वॉज हाईली फर्टाइल। भाई बंगाल बे ऑफ बंगाल से लगता है, इधर साउथ ईस्ट एशिया, वहां से मसाला आता था। साउथ ईस्ट एशिया का मसाला जो है ना, डच सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट इंडीज गए, इंडोनेशिया, वहां पे मसाला बहुत उच्च क्वालिटी का था, भारत से भी अच्छी क्वालिटी का। तो वहां पे जो भी होता था वो इधर बंगाल पे आएगा, और बंगाल से होते हुए फिर पूरा सेंट्रल इंडिया होते हुए फिर वो गुजरात जाता था, और गुजरात से फिर वो वेस्ट एशिया जाता था, वेस्ट एशिया और इधर पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप तक जाता था। तो गुजरात और बंगाल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेड करना है तो गुजरात बंगाल जीतना पड़ेगा। उसके बीच में आता था राजस्थान, मेवाड़ आपको जीतना पड़ेगा। अब वैसे तो जब अकबर की ये पॉलिसी, अकबर ने 1572 गुजरात की जो विक्ट्री तो सबसे बड़ी थी, 1572 में जब गुजरात उसके पास आया, तभी उसने फतेहपुर सीकरी में भी बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है, वो गुजरात की विक्ट्री को ही सिग्निफाई करने के लिए। तो जब अकबर के पास गुजरात आ गया, बंगाल आ गया, अकबर के पास सब आ गया, पूरा सेंट्रल इंडिया तक चला गया, बस एक को छोड़ के चित्तौड़, मेवाड़ उनके पास नहीं आया। महाराणा प्रताप आखिरी दम तक लड़ते रहे। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई ना, ईट से ईट बजा दी थी। लेकिन ज्यादातर राजपूत जैसे जयसिंह लड़ रहे थे अकबर के साथ। अकबर की पॉलिसी बहुत ही लिबरल थी भाई, ये तो सच है, इतिहास गवाह है इसका।
अकबर हर किसी को अपने साथ मिलाता था और उनको बोलता था कि चलिए कोई बात नहीं, आप रूल करिए मेरे हिसाब से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिखिज्म इधर पनप रहा था तो अकबर ने गांव दान कर दिए, रामदास जी को कि आप जाइए, आप अमृतसर बनाइए। तो अकबर काफी लिबरल। 1580 के बाद फिर इधर सेंट्रल एशिया, अगेन अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो अभी अब यहां पे बिजी हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अकबर के दौरान। अब देखिएगा मराठाओं का कैसे उदय होगा। अकबर के दौरान डेक्कन पॉलिसी जो थी ना, डेक्कन सल्तनत जो है, वो जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसी वक्त 1489 में शुरू हुआ। और पहले बहमानी सल्तनत थी, मैं आपको बता दूं, पहले बहमानी सल्तनत थी। बहमानी सल्तनत 5 में स्प्लिट होगी, जिसको बाद में डेक्कन सल्तनत बोला गया। अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, बेरार और गोलकोंडा। इसमें बीजापुर और अहमदनगर सबसे ताकतवर था। तो अब हुआ क्या कि 1519 आते आते पांचों अलग बहमानी किंगडम से 5 स्प्लिट हो गए, सबने बना लिया अपना अपना किंगडम। तो अकबर डेक्कन नहीं जीत पाया था, साउथ नहीं जीत पाया था। अब ये इसने 1585 के बाद शुरू कर दिया डेक्कन पॉलिसी अकबर की। तो अकबर को पता था सबसे पहले अहमदनगर को तोड़ो। तो पहले अब होगा क्या कि शाहजहां तक, समझ लीजिए कि 1685 तक, हालांकि 1640 अगले 40 सालों में सब कुछ जीत लिया गया, लेकिन पूरा कंसोलिडेशन 1685 तक औरंगजेब ने ही किया कि पूरा डेक्कन को जीत लिया। समझ रहे? अब डेक्कन में शुरू होती है एक अलग कहानी। अकबर 1605 में गया, जहांगीर आ गया, जहांगीर गए, शाहजहां आ गया। शाहजहां से और जहांगीर, इनफैक्ट जहांगीर से भी यहां पे चीजें बिल्कुल बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? और मराठाओं का उदय हो गया। मराठा, बारगीज, डेक्कन्स जो है, बीजापुर भाई, उनको पता था ये मराठाओं को हमको साथ में लेके चलना है। डेक्कन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी सब तो इनके पास था ही, डेक्कन। तो मुगल और अहमदनगर मतलब बाकी डेक्कन सल्तनत आपस में भिड़े रहेंगे। अब जिनके पास मराठा जाएंगे वही जीतेंगे। अब मराठा बड़े बहुत ही चालाक, शाहजी भोसले जो थे बहुत ही चालाक, उनको पता था कि कब साइड चेंज करनी, कभी मुगल के साथ हो जाते थे, कभी मराठाओं डेक्कन्स के साथ हो जाते थे। अब बेटा इसमें ऐसा था कि अब शाहजहां और जहांगीर को भी पता चल गया था, जहांगीर मराठाओं को बहुत इज्जत देता था, बहुत ज्यादा। उनको पता है भाई इनको अपने साइड में करो, और इधर शाहजहां भी चाह रहा था कि भाई इधर इनको अपने साइड में करो। तो ये चलता रहा। अब समझ रहे हो? अब हम पैरेलली मराठास को देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया मुगलों को, अब हम मराठास को देखते हैं। अब मराठास शाहजी भोसले आ गए। इससे पहले भी मराठा बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तो था नहीं, कोई अलग एम्पायर था नहीं। शाहजी भोसले महाराज शिवाजी के, छत्रपति महाराज शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले, भोसले क्लैन बना और भोसले बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ। बीजापुर सल्तनत में तो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यही देखते थे। लेकिन 1632 में शाहजहां ने, हमें देखते हैं 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और 1632 में शाहजहां ने अपने उस पर कब्जा किया। और 1632 में देखिए इनको बहुत बड़ी जागीर मिली थी। शाहजी भोसले चाहते थे जागीर, मैंने बताया ना, जागीरदारी, जागीर बहुत बड़े बड़े लैंड दिए जाते थे। ये जागीरदारी क्राइसिस बहुत बड़ा एक कॉज है मुगल्स के डिक्लाइन का। तो पुणे की जागीर थी, लेकिन क्या हुआ कि 1632 आते आते ये जागीर छीन ली मुगल्स ने। तो शाहजी भोसले का दिमाग खराब हो गया। तो जब भी, तो अब फिर वो इधर बीजापुर के साथ उन्होंने अलायंस किया। अब ये सब हुआ। अब 1664 आते आते चीजें काफी नॉर्मल हो गई थी। यहां पे हमें देखते हैं कि ट्रीटी साइन होती है और मुगल्स यही बोलते हैं कि भाई देखो कुछ एरिया तुम हमको दे दो, कुछ एरिया तुम रखो। और शाहजी भोसले अब आदिल शाही डायनेस्टी के साथ काम कर रहे थे। इब्राहिम आदिल शाह, बीजापुर की डायनेस्टी जो थी, प्लस उनके पास पूना था। इसी समय जन्म होता है छत्रपति महाराज शिवाजी का, जो इतिहास बदलने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे भाई, 1630 में इनका जन्म हुआ। शिवनेरी फोर्ट, पूना, पूरा यहां पे शाहजी भोसले के पास। मावल रीजन था बगल में। महाराज शिवाजी बचपन से ही चीजें देखते आ रहे थे। माता थी जीजाबाई, पिताजी शाहजी भोसले। माता जी इनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी, बहुत इंस्पायर होते थे। तो महाराज शिवाजी थोड़ा खुराफाती टाइप के तो थे ही। उनको पता था कि इनको तो भगा भगा के मारेंगे। आपको एक चीज बताता हूं, चलिए अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा अभी इसको वेट करते हैं, सेव दी बेस्ट फॉर दी लास्ट। तो महाराज शिवाजी को पता था, बहुत ही चालाक, डिप्लोमेसी प्लस फाइटिंग दोनों चीजें करनी है। जब डिप्लोमेसी की जरूरत, डिप्लोमेसी, फाइटिंग की फाइटिंग। लेकिन महाराज शिवाजी को पता था कि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने सपोर्ट किसका किया? उनका सपोर्ट लिया जिनको कोई समय पूछता नहीं था। मावल रीजन था उस समय का,
वहां पे जो मावलीज थे बड़े बड़े वॉरियर क्लास थे, और महाराज शिवाजी उनके पास गए, बोला कि आप हमारा साथ दो, आप हमारे साथ आ जाओ। उन सब ने महाराज शिवाजी का साथ दिया, और धीमे धीमे महाराज शिवाजी क्या करते गए कि किले लेते गए। उस समय किले का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये चीज है। अब इधर मुगल्स में क्या हो रहा है, मुगल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई, इधर मुगलों में डिस्प्यूट छिड़ गई। 1658 आ गया, औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, शाहजहां को कैद कर लिया, दारा शिकोह को मरवा दिया, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया। शाहजहां के टोटल 6 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे थे। औरंगजेब तीसरा लड़का था, सबसे बड़ा था। दारा शिकोह बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। फिर शाह शुजा नहीं हाँ, फिर मुराद बख्श, और फिर औरंगजेब। औरंगजेब तीसरा था। अब शाहजहां चाहता था दारा शिकोह जो है वो राजा बने, लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं चाहता था। औरंगजेब ने क्या बोला, औरंगजेब ने मुराद को बोला कि इधर आओ मेरे साथ, एक काम करते, दारा शिकोह का काम तमाम करते हैं, शाहजहां का काम तमाम करते हैं, जब हम जीतेंगे तो आधा एम्पायर तुमको दे दूंगा। मुराद को बोला हाँ क्या बात है, वाह वाह, हमको तो आधा एम्पायर मिलने वाला है। औरंगजेब बड़ा ताकतवर, डेक्कन का वाइसरॉय। औरंगजेब ने डेक्कन निश्चना नाबूद कर दिया, बवाल मचा दिया था। यहाँ पे अब औरंगजेब और महाराज शिवाजी की भी दुश्मनी शुरू होगी। पहले तो दोस्ती थी, लेकिन बाद दोनों को ही पता था, लेटर्स एक्सचेंज होते थे औरंगजेब और महाराज शिवाजी में, लेकिन दोनों को ही पता था दो खतरनाक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, विश्वास नहीं कर सकते, और औरंगजेब को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि जो औरंगजेब था उसने अपना पासा चला, पासा फेंका। 1658 में औरंगजेब ने दारा शिकोह का काम तमाम किया, बैटल ऑफ समूहगढ़। दारा शिकोह को एक मरियल, दारा शिकोह भागा। दारा शिकोह अगर रूलर हो जाता भारत का तो चीजें बदल जाती, क्योंकि दारा शिकोह, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं, आराम से फुर्सत से सुनिए लेक्चर, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दारा शिकोह जो था ना, वो एक संत टाइप का इंसान था। दारा शिकोह बहुत पढ़ाई लिखाई में अव्वल, उसने वेदों का ट्रांसलेशन किया, उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया भाई। उसके एक हाथ में गीता थी, एक हाथ में कुरान थी, ऐसा। तो हर कोई चाहता था, बड़ा नरबनिल, बड़ा अच्छा राजा था। तो इसीलिए शाहजहां उसको, भाई जो पढ़ा लिखा, जैसे होता नहीं है कि अभी की फैमिली में एक बड़ा नकारा, बड़ा लड़ाई झगड़े में लड़का रहता है और एक बड़ा पढ़ने लिखने वाला, तो आपकी फैमिली बोलते देखो सीखो उससे, सीखो, वो देखो पढ़ाई करता है वो कितना ज्यादा, तुम क्या करते हो। लेकिन एक्चुअली में जीत किसकी होती है, लड़ने वाले की, क्योंकि उसको सपोर्ट होता है। कल को अगर ये पढ़ने वाले की लड़ाई हो जाए ना, तो वो मारा जाएगा, लेकिन ये जो लड़ने वाला है इसकी लड़ाई हो जाए तो 50 लोग इसको सपोर्ट करने आ जाएंगे, अरे हमारे भाई को कैसे मारा, निकालो रॉड, निकालो चेन, ऐसा। तो यही, ये जो पढ़ने वाले हैं ना, ये तो ये बहुत पढ़ता था दारा शिकोह, लेकिन सपोर्ट किसका था, लड़ने वाले को, औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने पकड़ा, भागा वे, दारा शिकोह भागा। फिर बैटल के बाद इधर शाहजहां को कैद कर लिया 1658 में, 8 साल तक इसको आगरा किले में बंद रखा, और फिर 1666 में शाहजहां का खेल खत्म। औरंगजेब के पास सब कुछ आ गया, पूरा का पूरा। और इधर औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ा, 1660 की बात है, उसने बेटा उसको मरियल से हाथी पे भिखारियों के कपड़े पहने पूरी दिल्ली घुमाया। जिसने भी उस समय दारा शिकोह की हालत देखी, सबके आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद उसका सर काट दिया। मुराद आया औरंगजेब के पास, सब हमको कुछ देंगे भैया, आपने बोला था ना भैया हमको देने के लिए, बहुत बड़ा एम्पायर। कहता हाँ देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर काट दिया उसका भी। कहता दे दिया, मिल गया, खुश। तो औरंगजेब ने अपने भाइयों को खत्म किया, अपने पिताजी को खत्म किया, और तख्त पे उसका कब्जा। अब उसके बाद इधर पैरेलली क्या हो रहा है, महाराज शिवाजी 1646 आते आते इनके पास काफी किले हो गए। इब्राहिम आदिल शाह को पता चला, अब याद रखिएगा इस समय मराठा और बीजापुर, डेकन्स दुश्मनी है उन सबकी, मुगल्स और डेकन्स की। अब शाहजी भोसले को इब्राहिम आदिल शाह ने कैद कर लिया, बोला कि तुम्हारा बेटा किले पे कब्जा कर रहा है, चलो तुमको अभी बंदी बनाते हैं। महाराज शिवाजी को बुलाया, बोला कि देखो ये सब मत करो। महाराज शिवाजी मान गए। महाराज शिवाजी को समय उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से काम किया, जीनियस थे वो। उनको पता था कि अभी मैं अपने जो अटैक्स है वो रोक देता हूं, अभी चीजें सही नहीं है। लेकिन जैसे ही शाहजी रिटायर हुए, उसके बाद महाराज शिवाजी ने, इधर दादाजी कोंडादेव का, जो कि महाराज शिवाजी के ट्यूटर भी थे और पूरी पुणे की जागीर उनके पास थी, जैसे ही उनका देहांत हुआ तुरंत महाराज शिवाजी बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। और उसके बाद फिर आप समझिए, सबसे पहले तो ये इधर एक एक करके किले पे कब्जा किया, और उसके बाद मुगल्स पे प्रहार किया, आदिल शाही डायनेस्टी पे प्रहार किया। अफजल खान, जब पता चला भाई 1556 में, 1656 में फिर से हमें देखते हैं कि महाराज शिवाजी ने अपनी जो कैंपेन है उसको रिन्यू किया।
और एक के बाद एक किले पे फतेह करते गए। भाई दिमाग खराब हो गया यहाँ पे आदिल शाह का। इब्राहिम आदिल शाह बोला भाई ये कौन है, क्या कर रहा है भाई ये, कोई बात नहीं खत्म करते हैं हम ये देखते हैं कि अफजल खान को भेजा आदिल शाह ने। बीजापुरी सल्तनत का जनरल बोला कि यार ये बहुत उछल रहा है, इसको खत्म करो। अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, जिस भी गांव में जाता था उसको वो तहस नहस कर देता था। मैं एक ही स्लाइड पे हूं तब से। अच्छा, ये हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आप जरूर इनको अवेल करें। यूपीएससी के कोर्सेज बहुत अच्छे से मैंने ही पढ़ा है एक्चुअली, तो आप देखें इसको। तो अफजल खान को भेजा और अफजल खान गया। फिर अफजल खान 6.5 फीट का बड़ा क्रूर, गांव गांव तहस नहस। तो यहां पे महाराज शिवाजी से अफजल खान ने बोला कि काम करो, 1659 की बात है, ये बोला कि काम करो कि तुम हमारे पास आओ। अफजल खान ने महाराज शिवाजी को बुलाया, आराम से बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे किले हैं, ठीक है मान लिए, आओ बैठे, वड़ा पाव खाते, चाय पीते, बैठ के बात करते हैं। महाराज शिवाजी इंटेलिजेंट इंसान तो थे, उन्होंने कहा कि हाँ यार बेकार में खून बहता है, कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ ट्रीटी हो पाती कि नहीं। लेकिन अफजल खान के प्लान्स कुछ अलग थे। महाराज शिवाजी को बोला उनके सेक्रेटरी ने कि सर आप इधर आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अफजल खान से मिलने। बोला आपको पता है अफजल खान 6.5 फीट का है, आप उससे अकेले मिलने जा रहे हैं, वो आपको मार सकता है, आप अपने साथ ये ले जाइए, बाघ नख, टाइगर क्लॉ, आपने ये छुपा के ले जाइए। महाराज शिवाजी वो ले गए और जैसा बोला था वही हुआ। जैसे ही अफजल खान महाराज शिवाजी से मिला, उसको उनको ऐसे गले में खत्म करने की कोशिश की। महाराज शिवाजी ने निकाला अपना बाघ नख, पूरा पेट फाड़ दिया। ये सबसे हीरोइक चीज मानी जाती है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। और बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में अफजल खान को निस्तना नाबूद कर दिया। पीछे हट गई बीजापुरी। बीजापुरी थर थर कांपने लगी, कहता भाई ये कौन आ गया यार, ये भैया इनसे तो बहुत बवाल हो जाएगा, भैया नहीं ले सकते ऐसा। इससे पहले अफजल खान नायक सायक सबको हरा चुका था भाई, लेकिन महाराज शिवाजी से हार गया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि शेष्टा खान, मुगल बंगाल गवर्नर शेष्टा खान भी बहुत खतरनाक। 1664 आते आते यहाँ पे दिक्कतें हुई महाराज शिवाजी के लिए। महाराज शिवाजी से कुछ किले गए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो साइन हुई। राजा जयसिंह ने पुरंदर पे पूरा कब्जा कर लिया था। और उसके बाद यही था कि मतलब महाराज शिवाजी को लगा कि यार अभी बेटर यही है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग किले के अंदर बंद हैं और सप्लाई काट भी है, मुगल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तादाद में, तो बेटर यही है कि फिलहाल हम कुछ ट्रीटी वीटी कर लेते हैं और उसके बाद फिर कैंपेन को जारी रखेंगे। तो उसके बाद फिर इनसे मिले राजा से। आपको बता दूं कि औरंगजेब, एक चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। औरंगजेब के दो पहलू हैं, एक तो कट्टर और एक थोड़ा सा, आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा हिंदू नोबिलिटी औरंगजेब के समय में थी, सबसे ज़्यादा हिंदू रूलर्स को औरंगजेब ने रखा था अपने पास। राजपूतों को बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दी थी। औरंगजेब के बिहार पे राजपूत ही लड़ते थे। तो यहाँ पे लड़ाई हुई। फिर उसके बाद तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, आधे से ज़्यादा किले महाराज शिवाजी को देने पड़े। अभी बड़ा ही एक गजब का किस्सा है कि जब औरंगजेब का ये था कि महाराज शिवाजी को एक ही बार में ख़त्म कर दो, जस्ट फिनिश हिम एट वंस। तो औरंगजेब ने क्या किया कि महाराज शिवाजी को बुलाया, आगरा बुलाया और बड़ी बेइज्जती की, बड़ी बेइज्जती। महाराज शिवाजी की बेइज्जती ऐसे की कि एक कॉमन इंसान की तरह ट्रीट किया। आए थे महाराज शिवाजी दोस्ती करने, लेकिन एक कॉमन इंसान की तरह ट्रीट किया। बहुत ही छोटे मनसब के दार खड़ा कर दिया। लेकिन आपको बता दो, जब महाराज शिवाजी आए तो कोने कोने से लोग इनको देखने हैं कि भाई ये कौन है जिसने औरंगजेब की बैंड बजा दी। एक सुपर स्टार की तरह उस समय थे। महाराज शिवाजी ने बोला कि अरे भाड़ में जाओ तुम, औरंगजेब को पीठ दिखा के आ गए। लेकिन औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को कैद कर लिया। वहां से भी भाग निकले महाराज शिवाजी, वहां से भी भाग निकले सब्जी की टोकरी के अंदर, ऐसा। तो औरंगजेब को तब पता चल गया कि भाई मैंने बहुत ही, अभी तक औरंगजेब को महाराज शिवाजी अरे ठीक है ऐसा ही है, इसको तो खत्म कर देंगे हम आज नहीं तो कल। लेकिन तब औरंगजेब को पता चल गया कि भाई बहुत ऊंची हस्ती है ये, मेरा पाला बहुत खतरनाक इंसान से पड़ा है। मतलब पूना पे क्या ही कब्जा किया। तो इधर शेष्टा खान के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक। फिर 1664 में पूना जीता, पूना कह रहा हूँ, सूरत पे रेड मारी। सूरत जो गुजरात भाई नगीना था, मुगलों के ताज का नगीना था, सूरत पे रेड मारी, 2 बार रेड मारी, 1664 1670। और 1674 में हमें देखते हैं कि महाराज शिवाजी ने छत्रपति का टाइटल लिया और ये अनडिस्प्यूटेड राजा हो गए छत्रपति। फिर साथ में पेशवा, अष्ट प्रधान काउंसिल बनाई महाराज शिवाजी ने अपनी, और पेशवा आज का प्राइम मिनिस्टर, छत्रपति प्रेसिडेंट, आप ऐसा समझ सकते हो। 1713 में जब बालाजी विश्वनाथ आए,
छठे पेशवा जो थे, वहां पे चीजें थोड़ी चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई? चेंज ऐसे हो गई कि अब छत्रपति को एक नॉमिनल हेड बना दिया, जैसे आज प्रेसिडेंट है ना, मेन ताकत पेशवा के पास आ गई। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि 1707 में औरंगजेब खत्म और 1680 में महाराज शिवाजी का देहांत हुआ। लेकिन महाराज शिवाजी ने बहुत ही ताकतवर नींव रख दी थी कि भाई बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत ही ताकतवर एम्पायर, हमने इसके फाउंडेशन रख दिए, बाकी आपकी मर्जी। ये चीज है। तो जो महाराज शिवाजी थे, उसके बाद फिर उनके बेटे, और फिर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुई, लेकिन चीजें फिर से नॉर्मल हुई। अब 1713 आते आते पेशवाओं का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, पेशवाओं के पास ताकत आई। 1707 में हम ये देखते हैं कि औरंगजेब का देहांत हुआ। अब 1707 से लेकर 1720 तक, इनफैक्ट 1720 छोड़िए, 1857 तक, यहां पे मुगलों एक बहुत ही वीक सक्सेसर्स थे मुगलों। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब इतने वीक सक्सेसर्स थे कि भाई, और ऊपर से फिर डी जनरेशन ऑफ आर्मी, बड़े बहुत प्रॉब्लम हुई कि अब मुगलों का पतन शुरू हो गया। लेकिन अब मराठाओं का उदय शुरू हुआ। अभी तक क्या है, औरंगजेब तक मुगलों का पलड़ा भारी, मराठा इक्वल लेवल पे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो नीचे जाएगा 1707 के बाद। ये तो राइज ऑफ शिवाजी मैं आपको बता ही चुका, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो ये मुगल मराठा वॉर हुई 1680 से 1707 तक, और मराठाओं में भी काफी दिक्कतें हुई। राजा राम, फिर शाहूजी महाराज में, फिर ताराबाई में थोड़ी सी डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन हुआ। लेकिन फिर 1713 में, 1713 में हम ये देखते हैं कि जब बालाजी विश्वनाथ था, और उसके बाद 1720 में जब, अब देखिए यहां पे दो चीजें हो रही हैं। 1707 से लेकर 13 साल तक मराठाओं, मुगल्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बहादुर शाह, फिर फर्रुखसियार, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, मतलब कोई भी एक प्रॉपर रूलर नहीं था। लेकिन 1720 में मोहम्मद शाह आया। अब समझिए, ये जो मोहम्मद शाह था, ये भी 20 साल का, और बाजीराव वन है, ये भी 20 साल के, दोनों सेम एज के। इधर मराठाओं में जो अगले पेशवा बने वो बाजीराव बने, और इधर मोहम्मद शाह। अब बाजीराव जब बने भाई मराठाओं के पेशवा, उन्होंने बैंड बजा दी। उन्होंने 39 बैटल्स लड़ी और सब जीत ली। वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक मराठाओं का दबदबा, तगड़ा दबदबा, और मुगल्स खत्म। आप समझिए, मराठाओं ने दिल्ली तक पे कब्जा कर लिया था एक टाइम पे। नादिर शाह के डर से भागा था 1739 में। बहादुर शाह अपना खजाना खोल दिया था कि लूट लो, जो लेना हो ले जाओ। ये हिसाब किताब रहा। लेकिन मुगलों का पतन देखिए, महाराज शिवाजी ने बहुत कमाल का काम कर दिया। ब्रिटिशर के जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि उनके पास नेवी थी। ब्रिटिशर की जो नेवल पावर थी वो अतुलनीय थी भाई, इनकंपेरेबल। और नेवी जो उस समय जिसके पास तगड़ी नेवी, वो कमाल करेगा। महाराज शिवाजी ने भी बहुत तगड़ी नेवी बना ली, मुगल्स नेवी नहीं बना पाए। महाराज शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है, इसीलिए वो हर जगह जीते, हर जगह जीते। और ये मराठाओं ने कंटिन्यू किया। तो मुगल्स की तो बैंड बच गई, मुगल्स अब खत्म हो रहे हैं, लेकिन मराठा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। अब मुगलों का काम खत्म, मुगल खाली नाम मात्र के रह गए हैं। लेकिन इधर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, वहां पे मराठा को एक बहुत बड़ा ब्लो मिला 1761 में। देन उसके बाद अब मराठाओं के साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 1761 के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, मराठा भी सस्टेन नहीं कर पाए। मराठाओं के भी वीक सक्सेसर्स, ब्रिटिशर के साथ 3 वॉर। सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782 तक, जिसमें मराठा जीते। देन 1802 में ट्रीटी ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई। और 1817 में जो आखिरी एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें मराठाओं का खेल खत्म। नाना साहब को दूर भेज दिया, पेंशन पे, बिठूर पे, आप वहीं रहो, दोबारा आने की जरूरत नहीं। और इधर मुगलों का क्या, वो भी खाली नाम मात्र के हैं। 1857 की क्रांति हुई, बहादुर शाह जफर, मुगल्स का काम खत्म। बहादुर शाह जफर लीडर थे, वो क्या 70 साल के इंसान को लीडर बनाए थे, जबरदस्ती उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट की, लेकिन उनका भी काम खत्म। तो 1818 में सबसे पहले मराठा हारे, और 1857 में मुगल हारे। लेकिन यकीनन ये जो ताकत थी दोनों में बैलेंस्ड थी, ठीक है। बहादुर शाह के बाद मराठा और ज्यादा एक्सपैंड करने लगे, और ज्यादा। 1757 तक मैंने बताया ना कि मराठा एम्पायर दिल्ली तक पहुंच गया। सारे मुगल एम्पायर जो थे, निजाम, नवाब, बंगाल, ये सब इनके साथ मिलकर काम करते थे, तगड़े थे ये। तो अब ये है बात, यही आई कि इसमें ज्यादा ताकतवर कौन था, क्या मुगल्स की मराठा?
देखिए ये अपने अपने समय पे ज्यादा ताकतवर रहे। सबसे पहले यकीनन मुगल ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब मराठा उतनी ताकत पे आ गए, उतने लेवल पे आ गए, तो मुगल्स मराठाओं से जीत नहीं पाए कभी भी। मराठाओं का पलड़ा बहुत भारी लगा, भारी पड़ा। हम 1774 में ये रियल पावर शुरू होती है मराठाओं की, और उसके बाद कभी भी मराठा और मुगल साथ में नहीं, मराठाओं का पलड़ा हमेशा भारी लगा। वो इतना, भाई देखिए 1674 से अभी भी 150 साल है, तो 150 सालों तक मुगल्स की हिम्मत नहीं हुई कि मराठा को कुछ कर दें। हालांकि कभी मराठा और मुगल्स ने मिलकर भी काम किया, ऐसा नहीं है, वो जरूरी भी था, लेकिन वो डर के मारे। तो अगर इन ऑल देखें तो यकीनन मराठा का ही जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी था। और औरंगजेब के जैसा भाई कुछ भी हो, वो बहुत ही गजब का मिलिट्री कमांडर था, तब भी वो मराठाओं को इतना कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। इनफैक्ट औरंगजेब का तो कहना था कि मेरी सबसे बड़ी गलती मैं महाराज शिवाजी से भिड़ गया। बहुत तगड़ा दुश्मन था भाई, बहुत तगड़ा। तो ये लेक्चर था दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर रहा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।